कैसी होनी चाहिए, एक स्टूडेंट का वे ऑफ लिविंग लाइफ कैसा होना चाहिए, वो हम डिस्कस करते हैं। एक स्टूडेंट जो होता है उसके अंदर पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होना चाहिए कि उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो का नहीं होना मतलब आपका बिहेवियर पानी जैसा सरल होना चाहिए। आप नई चीजें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। आपको कोई भी नई चीज सीखने में दिक्कत आ सकती है या नहीं आ सकती? कोई भी बंदा हो, नई चीजें सीखने में दिक्कत आती है या नहीं आती? आ सकती है यस आ सकती है। गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है। कई बार ऐसे लगता है अरे हम में कोई कमी है क्या, कई बार लगता है अरे सामने वाले में कोई कमी है क्या। ठीक है, आपको बहुत बार मतलब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। मॉडर्न जो हमारी जनरेशन आ रही है उसमें फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज्यादा है, बहुत जल्दी निराश हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना। तो एक स्टूडेंट को फ्री होना चाहिए फ्रॉम ईगो। जब तक आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है तो आप अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाओगे। इट मे बी कि आप काफी अच्छा कर रहे हो, बट मैं कह रहा हूं अगर आप में ईगो नहीं होगा तो आप और भी बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और आपको क्या करना चाहिए, एक आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए विद योर सीनियर्स। सीनियर्स का मतलब मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर टीचर्स, मे बी योर नेबर्स, मे बी योर क्लोज रिलेटिव्स एक्सेट्रा। किसी के साथ भी आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं उलझना चाहिए। आप अपनी बात को कहें या ना कहें, बताएं। कहीं सर, बट इन अ डेलिब्रेट मैनर। हाँ बिल्कुल, कहें बट डेकोरम खराब ना करें। अपना एक डेकोरम होता है, अपना एक ओरा होता है, तेज होता है, उसको खराब ना करें। आर्ग्यूमेंट्स में ना उलझे। और बिल्कुल 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 भी आप सामने ना बोले किसी के। जब आप किसी के सामने बोलते हो तो आप सीखने वाली स्टेज से बाहर निकल जाते हो। और वैसे भी पूरी लाइफ हमें सीखते रहना है, तो सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए। जब कोई घर का बड़ा दूसरे बड़े के खिलाफ बोलता है कितना बुरा लगता है। से आपकी मम्मी आपकी दादी के खिलाफ बोल रही है, आपको बुरा लगता है। तो सेम इज विद योर्स। अच्छा, हमेशा खुश रहना ये स्टूडेंट लाइफ का नियम होता है। और अपने रिलेशंस को जीना, मतलब चाहे घर वाले एक दूसरे से नाराज हो, मतलब फादर साहब जो हैं उनकी आपके चाचा जी या ताऊ जी से नहीं बनती, बट आपको अपने रिलेशन खराब नहीं करने। आपको बिल्कुल खुशनुमा माहौल में रहना चाहिए, तभी आप ज्यादा सीख पाते हो। अपने रिलेशंस को सेव करना चाहिए। आज का जो युग है वो आपकी इंटेलिजेंस से ज्यादा रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जाना करता है। कोई मुझे बता सकता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है? हर एक रिलेशनशिप को सर अच्छे से निभा पाना, हर रिलेशन को उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट निभाना। करना, रिलेशंस को उनकी निभाने के लिए रिस्पेक्ट। रिलेशंस पर टाइम देना पड़ता है, यस और नो? यस सर। यस सर। है ना? तो आप अपने रिलेशंस को भी टाइम दीजिए। रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हम सिर्फ किताबी कीड़े बनकर एक कामयाब प्रोफेशनल नहीं बन सकते। वी हैव टू बी इन सोसाइटी एंड वी हैव टू लिव विद द सोसाइटी एंड वी हैव टू बी नंबर वन इन द सोसाइटी। और वो सोसाइटी वाले ही तालियां बजाएंगे आपके लिए, तो सोसाइटी वालों से अलग नहीं है। तो सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, इस बात का फर्क पड़ता है। हाँ, हमें उनके साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं उलझना, बट फिर भी हमें एक ब्यूटीफुल मैनर में, एक प्लान्ड मैनर में अपनी बात को कहना है। अपनी बात सामने वाले से मनवानी है, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमने झगड़ा करके बनवाई। ग्रैब्स गुड थिंग्स फ्रॉम एवरीवन। हर किसी से अच्छी अच्छी चीजें सीखिए, चाहे वो व्यक्ति खराब ही क्यों ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः खराब नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूर्णतः सही भी नहीं होता। तो ग्रैब्स गुड थिंग फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम एवरीवन। डोंट आर्ग्यू। अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो आप कहीं ना कहीं टीचर बन रहे हैं। अरे अभी तो आप स्टूडेंट हो, आपको आर्ग्यू नहीं करना है। आर्ग्यू करने के लिए तो हम पढ़े। ठीक है। इग्नोर बैड टॉकिंग्स अबाउट द सोसाइटी। सोसाइटी खराब है, ये चाचा जी खराब है, ये मामा जी खराब है, नो, ऐसी बातें नहीं कर, कभी भी नहीं करनी। ठीक है, इन सब चीजों से दूर रखिए। आगे पूरी लाइफ पढ़िए ये सब झेलने के लिए। लव योर जिंदगी एंड लव योर कैरियर। भीड़ का हिस्सा बनना है या भीड़ से अलग बनना है? भीड़ से अलग सर, यूनिक इमेज। यूनिक बनना है। तो उस यूनिक बनने के लिए आपने क्या होना चाहिए? नंबर वन, झील। झील का मतलब होता है हर चीज को उत्साह से देखना, नए नजरिए से देखना, हाई एनर्जी लेवल, थकना नहीं। स्टूडेंट थक नहीं सकते।
डीप हंगर फॉर लर्निंग, सर और पढ़ाओ और सिखाओ, मजा आ रहा है। डेडिकेटेड फॉर योर कैरियर, कैरियर के लिए दिन रात एक करते। और कोऑपरेटिव एंड लवेबल, आप हमेशा सबके साथ कोऑपरेट करते हो और सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपको 5 चीजों का ध्यान रखना है। जील, हाई एनर्जी लेवल, डीप हंगर फॉर लर्निंग, डेडिकेटेड फॉर कैरियर, कोऑपरेटिव एंड लवेबल। चलिए, ये था कैसे आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और कैसे आप सक्सेस लॉन्ग टर्म में हासिल कर सकते हैं। कुछ सीए, कुछ सीएस मार्केट में बहुत नाम कमाते हैं और कुछ इतना नाम नहीं कमा पाते। कुछ डॉक्टर्स के यहाँ लाइन लगी रहती है, घंटों घंटों, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बाद जाके पेशेंट का नंबर आता है, और कई डॉक्टर खाली बैठे रहते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर बिहेवियर, योर सॉफ्ट स्किल्स, योर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कैसे आप अपने लिंक्स बनाते हो, कैसे उन लिंक्स को मैनेज करते हो। कभी भी अपने लिंक्स किसी से भी खराब नहीं करते, किसी से भी खराब नहीं करते। अपने स्कूल टीचर्स के टच में रहो, उनसे भी शेयर करते रहो कि हम क्या कर रहे हैं। उनका फोन नहीं आया तो क्या हुआ, आप फोन कर लो कभी कभी, ठीक है। अपने सभी जो फ्रेंड्स हैं पुराने वाले, उनके भी टच में रहो। जितना ज्यादा आप लिंक बनाएंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लेक्चर को अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक शो हो रहा है, कौन बच्चा स्क्रीन संभालेगा? एनीवन प्लीज, एक बच्चा स्क्रीन संभाल लो, कोई भी नहीं संभालेगा? कोई भी क्लास में ऐसा बच्चा नहीं है जो स्क्रीन संभाल ले? आई नीड ओनली वन, मेरे को ही बताना पड़ेगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, तुम तो बेशरम हो रखे हो सारे। कुमकुम संभालेगी स्क्रीन। ओके सर। चलो बेटा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कुमकुम बेटा, आपको स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है जरा बताइए। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म, बिल्कुल सही। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है? वैसे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपलसरी है? ऑप्शनल। ऑप्शनल है सर। ऑप्शनल है ना। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक। चलो एक चीज डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी पार्टनर्स आर नीडेड टू फॉर्म अ फर्म? Minimum 2. 2। एक फर्म बनाने के लिए हमें मिनिमम पार्टनर चाहिए 2, राइट। ये जो 2 पर्सन होते हैं ये मिनिमम है, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एट प्रेजेंट? 50 Sir. मैक्सिमम 50। मैक्सिमम 50। वेरी गुड। ये जो पार्टनर होते हैं बेटा, ये पार्टनर्स जो होते हैं ये कौन होते हैं? पार्टनर्स देवता होते हैं या कोई ऋषि मुनि होते हैं? कौन होते हैं ये पार्टनर? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं सर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं। ओहो, ये तो इंसान होते हैं। अच्छा, इंसान जो होते हैं ना, ये झगड़ा करते हैं क्या, या बस Yes, सारा sir. टाइम Yes, अच्छी sir. अच्छी बातें करते हैं? यस सर। बोले सर ऐसा झगड़ा है, ये ना 2 ही मिनट लगाते हैं लड़ाई करते हुए, और जब ये लड़ते हैं ना तो कुत्तों को भी माफ कर देते हैं, ठीक है। ऐसे भयंकर तरीके से लड़ते हैं। और ये जो पार्टनर्स इंसान नाम के हैं ना सर, ये दगाबाज भी होते हैं। अच्छा, इंसान दगाबाज भी होते हैं? ओहो, ये तो दगाबाज भी होते हैं। पहले कुछ और बोल देते हैं, बाद में पलट जाते हैं बात से, ठीक है। और ये दगाबाजी तो थोड़ी बहुत सारे ही करते हैं, थोड़ी बहुत तो मम्मी पापा भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो पार्टनर्स आ रहे हैं वो तो दूसरे घरों से आ रहे हैं, और चाहे आपके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, बट दगाबाजी आज नहीं कर रहे, कल को तो कर सकते हैं ना। तो बेटर क्या है कि हम पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा लें या ना? करवा ले सर। Sir. भलाई रहेगी। अभी तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है कि सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
रिश्ते बदलते हुए देर नहीं लगती। कहते हैं कि इमोशंस आर ट्रांजिटरी, इमोशंस आर ट्रांजिटरी, इस लाइन का मीनिंग क्या हो? सर Emotions इमोशंस तो चेंज बदलते होते रहते हैं हैं। सेकंड्स टू सेकंड्स। बिल्कुल, इमोशंस चेंज होते हैं सेकंड टू सेकंड, ठीक है। और कल तक जो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, आज फर्म में काम करते हुए उसके साथ महीना ही हुआ है और ऐसे बढ़िया वाले जूत बज गए हैं उसके साथ कि वो हमें नहीं देख सकता और हम उसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो बेटर है कि कल को लड़ाई होगी और वो कहेगा, झूठ बोलेगा, आपको गुस्सा आएगा, बेटर है कि आप फर्म को रजिस्टर करा, ठीक है। वैसे तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एग्रीमेंट जरूरी है और एग्रीमेंट रिटन होना जरूरी है, ओरल भी हो सकता ओरल भी हो सकते और हैं सर, वो बहुत ओरल भी हो सकते हैं। सर। है। बट ओरल और रिटन में से किसको प्रूव करना आसान है? रिटर्न रिटर्न है ना। रिटर्न वाले एग्रीमेंट को प्रूव करना आसान है, रिटर्न वाले से कोई पलटेगा इसकी संभावना भी कम है, रिटर्न वाले से सामने वाले के मन में वैसे ही डर रहेगा। और अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट के साथ उसको रजिस्टर करा लिया, आपने उसको रिटर्न तो किया ही किया और साथ में आपको रजिस्ट्रार को भी आपने रजिस्टर करा लिया और सरकारी रिकॉर्ड में चढ़वा दिया ये सब, तो उसके बाद तो सामने वाला पलट ही नहीं सकता अपनी बात से। तो ये और भी अच्छा काम हो जाए अगर आपने राइटिंग के साथ उसको रजिस्टर भी करा लिया तो बेटर क्या है कि पार्टनरशिप फर्म का एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न स्टाम्प पेपर पर, स्टाम्प पेपर कितनी वैल्यू का लगेगा उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 और इंडियन स्टाम्प एक्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है, तो हर राज्य में स्टाम्प पेपर की वैल्यू अलग अलग मिलेगी। बेटर है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन हो, स्टाम्प पेपर पर हो और रजिस्टर्ड हो, ये बेटर है। आप अपने बीच में जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, खुल के डिस्कस कर लो या दबी दबी बातों में बात करो। खुल के डिस्कस कर ले। खुल के खुल के डिस्कस डिस्कस कर लो, शर्म की क्या बात है, बाद में फिर दिक्कत होएगी, ठीक है। हमारे इंडिया में छोरे छोरी की जब शादी कराते हैं तो मेडिकल करवाते हैं क्या? क्या हम उसका पूरा मेडिकल चेकअप कराते हैं सामने वाले का? तुम्हारे No, घर sir. में भी भाई बहन है, शादियां हुई है, क्या ये सही है कि शादी से पहले मेडिकल चेकअप नहीं कराते? नहीं, हमेशा होना चाहिए। क्या पता सामने वाला बावड़ा हो, क्या पता उसको मिर्गी के दौरे आते हो। बोले सर जब हम सगाई कर रहे थे तब तो नहीं आया। अरे क्या पता उस टाइम मिर्गी का दौरा नहीं आ रखा हो, उस टाइम साउंड पीरियड में हो, बाद में शादी के बाद पता चले ओह इसको तो दिन में 1 घंटे मिर्गी का दौरा आता है, तब ये सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। तो बेटा बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशंस के साथ चले। और ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैं ना न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ, मेरी आदत है, सुबह पहले उठते ही न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो न्यूज़पेपर में डेली ऐसे किस्से आते हैं कि जो भी लाइफ पार्टनर आया, ठीक है, उसको एक पहले से डिजीज थी जो कि उसके घर वालों ने छिपा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद झगड़े होते हैं, ठीक है, आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। तो बेटर है कि अपना पार्टनर सोच समझ के चुने, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर। एग्रीमेंट रिटर्न में करें, स्टाम्प पेपर पे करें एंड इट शुड बी रजिस्टर्ड, इट शुड बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड किसके पास कराएं? आरओएफ के पास करवाएं, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। चलिए जी, एक क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछते हैं, तुषार मेरे को जवाब देगा इस क्वेश्चन का। अनरजिस्टर्ड फर्म कैन ऑपरेट इन इंडिया, यस और नो? यस सर। एक्सप्लेन कीजिए बेटा इसके आंसर को आप। सर ये रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 69 के अंदर कुछ डिसेबिलिटीज होंगी फिर इनके साथ। यस, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन ऑपरेट इन इंडिया, यस, ठीक है। रीजन क्या है इसका? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फर्म का क्या है? ऑप्शनल, इसलिए अनरजिस्टर्ड फर्म ऑपरेट कर सकती है।
कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्टर्ड होना कोई जरूरी नहीं। एंड कैन कैरी ऑन एनी बिजनेस या लॉफुल बिजनेस? lawful business. Lawful Lawful business. business, sir. Yes, sir. lawful business, lawful business, but suffer certain disabilities as prescribed in Section section 69. 69। सर हमें पार्टनरशिप एक्ट के सारे सेक्शन याद करने हैं, बीच बीच में जो आप करवा रहे हो वो याद करने हैं? बताओ बेटा। जो आप करवा रहे हो सर। बिल्कुल, सारे सेक्शन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेक्शन बहुत सारे हैं और सारे हमारे सिलेबस का पार्ट। ठीक है, तो जो सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं अपने आप ही करवा देता हूँ क्लास में, वो बस आपको मेमोराइज करने हैं। मतलब जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है, ठीक है, जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनके सेक्शन में आपको अपने आप ही बता देता हूँ, वो याद रखते हैं। तो अनरजिस्टर्ड फर्म ऑपरेट कर सकती है भारत में? बिल्कुल कर सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। भारत में पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। अगर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी? No, No sir. penalty, sir. Sir. कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ठीक है, इसलिए वो कोई भी लॉफुल बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है इवन इफ इट इज अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर होना जरूरी नहीं है। बट कुछ डिसेबिलिटी आती है, इस वजह से डायरेक्ट प्रेशर है या इनडायरेक्ट प्रेशर? Indirect pressure. Indirect. Correct, sir. इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है कि आप अपनी फर्म को रजिस्टर करवा दें। बट अनरजिस्टर्ड फर्म भी भारत में काम कर सकती है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड फर्म भारत में लॉफुल बिजनेस कर रही है, क्या हम इसे इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे? Sir, No, please sir. repeat. No, sir. sir, क्या अनरजिस्टर्ड फर्म भारत में लॉफुल बिजनेस कर रही है तो हम उसे इलीगल एसोसिएशन बोलेंगे? तो हम कहेंगे नो, No, sir. ये इलीगल एसोसिएशन नहीं है। इलीगल एसोसिएशन क्या होती है सर? उसके लिए आप पढ़ेंगे सेक्शन 464 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, उसमें समझ में आएगा इलीगल एसोसिएशन क्या। बट एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और वो लॉफुल बिजनेस कर रही है, तो वो इलीगल एसोसिएशन नहीं। हालांकि कुछ डिसेबिलिटीज है कि आउटसाइडर उसे शू कर सकता है, बट ये आउटसाइडर को शू नहीं कर सकती फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये तुषार, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? What, sir? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम कहते हैं ना कि आउटसाइडर कैन शू द फर्म बट फर्म कैन नॉट शू द आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? Don't know. हाँ जी, No, sir. I don't know. ओके। एनीवन एल्स? क्या होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टूटना सर। धोखाधड़ी जो कॉन्ट्रैक्ट करती का contract में टूटना। sir, Sir. fraud होगा। Yes. कॉन्ट्रैक्ट का टूटना। अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई बात डिस्कस हुई तो वो वैसे ही परफॉर्म होना चाहिए ना जैसे डिस्कशन हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट के कुछ Yes, sir. पॉइंट बताए गए थे कि मैं ये करूंगा और आप ये करना। अब आप तो अपने वाला हिस्सा कर रहे हो बट ये नहीं कर रहा, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब थर्ड पार्टी तो अनरजिस्टर्ड फर्म को शू कर सकती है अगर अनरजिस्टर्ड फर्म ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो, लेकिन अगर थर्ड पार्टी वादा खिलाफी करे तो अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी को शू नहीं कर सकती। कभी भी नहीं कर सकती या रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकती है? रजिस्ट्रेशन के बाद Registration के बाद है sir. बिल्कुल सही, रजिस्ट्रेशन के बाद कर सकती है, बिल्कुल सही। चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। अनरजिस्टर्ड फर्म जो है वो गई रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के दरबार, डॉक्यूमेंट्स दिए, फीस दी, मोगेम्बो खुश हुआ, उसने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया। आरओएफ ने इसको रजिस्टर कर, आरओएफ ने इसको रजिस्टर कर दिया, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ने। आपने अप्लाई किया था आरओएफ के पास डॉक्यूमेंट और फीस के साथ। जब आपने अप्लाई किया तब आप सेपरेट लीगल एंटिटी थे या नहीं? नो No, सर। sir. नो सर। नहीं, तब हम सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थे सर। साहिल, यस सर। बेटा अगर मैं फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा दूं
तो अब सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाएगी क्या? नो सर। नो सर। अरे अभी भी नहीं मिलेगी सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी फर्म को कभी नहीं मिलेगी सेपरेट लीगल एंटिटी। यस सर। फिर फायदा क्या हुआ सर? डिसेबिलिटीज थी ना, वो खत्म हो जाएगी, बाकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलेगी। इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें कि रजिस्ट्रेशन करवाने से पार्टनरशिप फर्म को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलेगी। ये कोई कंपनी लॉ या एलएलपी एक्ट नहीं पढ़ रहे आप कि रजिस्ट्रेशन के बाद सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाए। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ रहे हो। इसमें आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा भी लोगे तब भी आपको सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी जो डिसेबिलिटीज है वो खत्म हो जाए। इस सीओआर की फुल फॉर्म बताना मुझे। आरओएफ क्या देता है तो रजिस्टर्ड फर्म हो जाती है? Certificate of Certificate of registration. registration. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वेरी गुड। तो अनरजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्रेशन करवा भी लेगी तो भी सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस नहीं मिलेगा। हाँ, डिसेबिलिटी जब खत्म हो जाए, अब ये फर्म जो है ये आउटसाइडर को शू कर सकती है, ना केवल नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए बल्कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच प्रीवियस हुए के थे लिए भी। उनके लिए भी शू कर सकती है। पुराने जो डेट्स थे जो अनरजिस्टर्ड फर्म के कार्यकाल के हैं, उसके लिए अनरजिस्टर्ड फर्म आउटसाइडर को शू कर सकती है रजिस्ट्रेशन के बाद। लेकिन जरूरी चीज क्या है? पुराने डेट्स के लिए अनरजिस्टर्ड फर्म रजिस्ट्रेशन के बाद आउटसाइडर को शू कर सकती है, बट जरूरी चीज क्या है? रजिस्ट्रेशन सर। रजिस्ट्रेशन। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और चलो मैं बताता हूं। अनरजिस्टर्ड फर्म ने गुड सोल्ड किए आउटसाइडर को, अनरजिस्टर्ड फर्म ने जो गुड सेल किया आउटसाइडर को, तो आउटसाइडर वाज ड्यूटी बाउंड टू मेक द पेमेंट, बट नो पेमेंट मेड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड। उधार का पीरियड खत्म होने के बाद भी आउटसाइडर पेमेंट नहीं दे रहा। अनरजिस्टर्ड फर्म ने केस फाइल कर दिया। सबसे पहले गुड सेल किए, फिर इनसे पेमेंट नहीं आई, फिर केस फाइल कर दिया। फिर अनरजिस्टर्ड फर्म ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ये जो केस फाइल किया था ये चलेगा, दौड़ेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, क्या हो? रिजेक्ट हो ये जाएगा reject सर। हो जाएगा रिजेक्ट सर। हो जाएगा सर। अरे रजिस्ट्रेशन करवा तो लिया, बाद में पहले करवाया बार सर। करवाया केस हुआ फाइल है। कर इसलिए दिया। हमें बाद में करवाए, बाद में करवाए, बाद में करवाए। तो अब क्या करें? अब फ्रेश सूट फाइल कर दें? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये तो रिजेक्ट होएगा, ये तो क्वैश हो जाएगा। क्वैश का मतलब खत्म हो जाएगा। आपने गलत किया, पहले केस फाइल नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेश शूट फाइल कर सकते हो आप। ये कोर्ट एक्सेप्ट कर ले। हैप्पी। तो ये आप ध्यान दें कि आप अगर अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो भी आप एग्जिस्टिंग डेट्स के लिए, एग्जिस्टिंग डेट्स का मतलब जब आप अनरजिस्टर्ड थे उस दौरान जो डेट्स आप रिकवर नहीं कर पाए थे उनके लिए भी केस फाइल कर सकते हो। क्या चीज जरूरी है? रजिस्ट्रेशन हो जाए और केस कैसा फाइल करें? हम पुराने वाला कंटिन्यू करें या फ्रेश फाइल करें? फ्रेश फाइल करें। फ्रेश न्यू। हाँ, ये जरूरी चीज है कि केस आपको फ्रेश फाइल करना होगा। यू आर सपोज्ड टू फाइल अ फ्रेश केस। ठीक है, ये जरूरी चीज। सर आपने कहा था कि जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट चाहिए, स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म।
और प्रिस्क्राइब्ड फीस। प्रिस्क्राइब्ड फीस हर राज्य में अलग अलग है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं की, और प्रिस्क्राइब्ड फीस इसलिए भी डिस्कस नहीं की क्योंकि ये चेंज होती रहती है हर साल। सर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म भी बताया था आपने, और आपने कहा था कि यहाँ पर फॉर्म नंबर नहीं होता। कंपनी लॉ में अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो फॉर्म का नाम क्या बताया था मैंने लेक्चर में? 11 ना, कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा फॉर्म बताया? Form 2. नो Form 8. Sir, they are नो Form 4. नो, कंपनी शेड्यूल बताए थे सर 4। नहीं। आपने अगर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म वाला रिकॉर्डेड लेक्चर ढंग से लगाया हो तो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने फॉर्म बताया था स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। INC 32 जाता है। LLP के लिए कौन से फॉर्म जाते हैं? फॉर्म नंबर 1, 2, 3। पार्टनरशिप फर्म के लिए नॉर्मली क्या जाता है? स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। और वो स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म का फॉर्म हर राज्य में अलग अलग हो सकता है, यस और नो? यस सर। लेकिन एक सेंट्रल फॉर्म भी है जो राज्य अडॉप्ट कर सकते हैं। एक सेंट्रल फॉर्म भी है जो राज्य अडॉप्ट कर सकते हैं, वो सेंट्रल फॉर्म है फॉर्म नंबर 1। यानी कि राज्य चाहे तो या तो सेंट्रल फॉर्म नंबर 1 अडॉप्ट कर ले, या फिर राज्य अपना फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दे। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जाएगी जो स्टेटमेंट वो जाएगी 6 मैटर्स के साथ। कोई बच्चा मुझे बता सकता है भाई 6 मैटर कौन से हैं? Name of the firm. Name of the Name firm. of Name of partner. the firm, Name of the partner. प्लेस Place ऑफ of द business. बिजनेस। Other अगर एक ही place. प्लेस ऑफ बिजनेस है तो बस वो बता दो। अगर बहुत सारे प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बताओ और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस। और पार्टनर्स का नाम और Name पूरा and एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द date. Duration of पार्टनरशिप firm. Duration of एंड द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये 6 कंटेंट जाएंगे, चाहे फॉर्म नंबर 1 में जाए या राज्य कोई अलग से फॉर्म प्रिस्क्राइब करना चाहे तो अलग से भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक एफिडेविट जाएगा। एफिडेविट को हिंदी में बोलते हैं बेटा शपथ पत्र। जब भी कोई भी आप कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, LLP बनाओगे तो एफिडेविट जरूर जाएगा प्रमोटर्स का या प्रमोटिंग पार्टनर्स का। एफिडेविट में आप क्या लिखोगे? जो कहूंगा सच कहूंगा, ईश्वर की शपथ खा के मैं ये लिख रहा हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन मैंने फाइल की है वो सब नकली है या असली? करेक्ट है या इनकरेक्ट? असली। Yes. क्या जब आप एक पार्टनरशिप फर्म का इनकॉर्पोरेशन कराएंगे तो आपको पार्टनर्स के ID प्रूफ देने पड़ेंगे? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. बेटा ये जरूरी है कि आप पार्टनर्स के ID प्रूफ दें। LLP बना रहे हो तो पार्टनर के 2, पार्टनरशिप फर्म बना रहे हो तो पार्टनर के 2, कंपनी बना रहे हो तो प्रमोटर्स के 2। आपको आइडेंटिटी प्रूफ देने पड़ेंगे। ID प्रूफ में आधार कार्ड चल जाएगा क्या? Yes, sir. Yes. sir. आपने CA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया मोस्टली बच्चों ने ना? Yes, sir. Yes. कोई ID प्रूफ दिया था? आधार कार्ड दिया था सर। आधार कार्ड दिया। आधार कार्ड दिया था ना, देना पड़ता है। ठीक, तो ID प्रूफ जो है क्या पता झूठा हो, क्या पता ये जो ID प्रूफ अर्पित ने लगाया है ये अर्पित का हो ही ना, किसी और का आधार कार्ड चेप दिया उसने। ठीक है, फोटो हटा के उसकी अपनी लगा दी या फिर अपनी फोटो की जगह किसी और की फोटो लगा दी। तो हम आपसे ना एक एफिडेविट ले लेते हैं कि आप ऐसी नोटी हरकतें करोगे ना तो हम आपको जेल में डाल देंगे। और आप ईश्वर की शपथ खा के कह रहे हो कि हम नोटी हरकतें नहीं कर रहे, हम जेन्युइन इंफॉर्मेशन और जेन्युइन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं। पार्टनरशिप डीड पूरी आज ही जमा करानी जरूरी है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के टाइम, या बाद में भी करा सकते? बाद में भी करा बाद सकते में हैं। भी करवा सकते हैं सर। अभी भी करा सकते हो और बाद में भी करा सकते हो, जैसा आपका मन। अभी सिर्फ 6 पार्टिकुलर बता। इन 6 पार्टिकुलर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताया क्या? No, sir. No, sir. लेकिन बताना चाहो तो बता सकते हो। तो पार्टनरशिप डीड की पूरी कॉपी आप चाहो तो अभी भी फाइल कर सकते हो और आप चाहो तो लेटर ऑन भी फाइल कर सकते हो। अच्छा, जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे फर्म के अंदर, अगर वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग खुद की है, तो उसकी रजिस्ट्री आपको फाइल करनी है। रजिस्ट्री का मतलब होता है बेटा उसकी जो सेल डीड आपके नाम पर है वो आपको फाइल करनी है, ओनरशिप डॉक्यूमेंट। और जिस बिल्डिंग में आप कर रहे हो अगर वो आपकी खुद की नहीं है, रेंटल है,
तो रेंट एग्रीमेंट या लीज डीड जो भी है वो आपको फाइल करनी है। तो या तो प्रॉपर्टी जिसमें आप बिजनेस करोगे खुद की होगी या लीज्ड होगी। अगर खुद की है तो रजिस्ट्री फाइल कर दो, और अगर आपने किराए पे ले रखी है तो रेंटल एग्रीमेंट या लीज डीड फाइल कर दो। यूटिलिटी बिल क्या होता है? एनीवन कैन टेल यूटिलिटी बिल क्या होता है? अभी हमने बुकिश नॉलेज तो ले ली, प्रैक्टिकली भी तो लेना, फर्म के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए इन एक्चुअल। यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल सर। बिल्कुल बहुत सही। किसने बोला ये? किसने वैभव बोला? सर। हाँ जी, वैभव, वेरी गुड। यस। इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, पोस्ट पेड टेलीफोन कनेक्शन का बिल, ये यूटिलिटी बिल होते हैं। हाउस टैक्स, ये यूटिलिटी बिल होते हैं। ये जो यूटिलिटी बिल होते हैं ना, एक आपको देना पड़ेगा कम से कम एक, कोई भी एक यूटिलिटी बिल, जिससे साबित हो कि ये बिल्डिंग चालू हालत में है। आपको कोई ना कोई एक यूटिलिटी बिल देना पड़ेगा। तो आपको एक तो स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म जमा कराना है, एक एफिडेविट हर पार्टनर का कि हमने जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट दिए हैं वो सारे सही है। पार्टनरशिप डीड आपकी मर्जी है, आप अभी भी करा सकते हो और बाद में भी करा सकते हो, तो मैं ऑप्शनल लिख देता हूँ इसको। जिस जमीन बिल्डिंग का यूज करोगे खुद की है तो रजिस्ट्री, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, रेंट पे है तो रेंटल एग्रीमेंट या लीज डीड, सभी पार्टनर की आईडी प्रूफ और यूटिलिटी बिल की एक कॉपी, जिससे साबित हो कि बिल्डिंग चालू हालत में है। कहीं आप ब्लैक मनी को व्हाइट मनी तो नहीं कर रहे, कहीं कोई बिजनेस ही ना कर रहे हो और आप शो कर रहे हो कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं, तो इसलिए जरूरी है कि जिस बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो वो चालू हालत में होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में तो ऐसा भी होता है कि आपको उस बिल्डिंग के सामने खड़े होकर फोटो करवानी होती है, पहले बाहर बैनर लगा होना चाहिए आपकी फर्म का जो भी बिजनेस है। तो हर राज्य की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, बट ये तो मिनिमम है, आपको कम से कम ये तो पूरा करना ही पड़ेगा। तो जब भी अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए कि हमें पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करानी है, तो आप उस क्लाइंट से ये सारी चीजें डिस्कस कर लें। कहीं आप कह दो जी स्टेटमेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म चाहिए और पैसे दे दे बस, नहीं, आपको उससे एफिडेविट की बात भी करनी है कि सर एफिडेविट लगेगा। आपको उससे बात करनी है कि सर पार्टनरशिप डीड भी आप अभी जमा करा सकते हो, ये भी मांगना है आपको सामने वाले से, ठीक है। आईडी प्रूफ भी मांगने हैं आपको सामने वाले से, और यूटिलिटी बिल की कॉपी भी मांगनी है आपको सामने वाले से। सर थर्ड वाला पॉइंट रिपीट करना। ये जो पार्टनरशिप डीड वाला, यस सर। पार्टनरशिप डीड आप अभी जमा करा सकते हो, करा सकते हैं सर। और बाद में जमा कराना चाहो तो सर उसके बाद तो हमें री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा? नहीं नहीं, री रजिस्ट्रेशन नहीं होता। एक्चुअली में ना कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी नोटिस आप फाइल कर सकते हो, ठीक है, उसको री रजिस्ट्रेशन बोल देते हैं आप। एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, बस एक नोटिस ही फाइल कर रहे हैं आप कि ये हमारी नई पार्टनरशिप डीड है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं हम। अगर आपके डॉक्यूमेंट और फीस से आरओसी संतुष्ट है, आरओसी या आरओएफ? ROF तो आरओएफ आपको क्या देगा? वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। ये मैंने नेट से उठाया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म केरला हेयर बाय एक्नोलेज, एक्नोलेज का मतलब मानता है कि हमें रिसीट हुई है, हमें मिले हैं। क्या मिले हैं हमें? वे डॉक्यूमेंट, वो स्टेटमेंट जो 58 सबसेक्शन 1 में प्रिस्क्राइब्ड है। स्टेटमेंट को फाइल किया जा चुका है और फर्म का नाम गोपिका फर्म मैंने अपने रजिस्टर में डाल दिया है। ऐसा एक सर्टिफिकेट आपके पास आएगा। ये सर्टिफिकेट जब आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आपकी फर्म क्या कहलाएगी कि फर्म इज रजिस्टर्ड। और ये कच्चा सबूत है, पक्का सबूत है? पक्का सर, पक्का सबूत। तो ये कंक्लूसिव एविडेंस है। नेहा बेटा, यस सर। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब समझ में आया? यस सर। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब होता है कि अब कोई संशय नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है कि फर्म रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट दे दिया, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि फर्म रजिस्टर्ड है, ठीक है।
तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इट्स अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द फर्म इज रजिस्टर्ड। चलिए, ROF ने ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया आपको 5 मई 2022। आपने फर्म के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर दिए थे, डिलीवर कर दिए थे, यहां तक पहुंच गए थे 5 दिसंबर 2021 को। एक्चुअली में तो फर्म का रजिस्ट्रेशन अब हुआ है जिस दिन रजिस्ट्रार ने आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया। लेकिन आप पहले ही मान लेते हैं, ये जो पहले ही मान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल पार्टनरशिप एक्ट। इसको बोलते हैं डिम्ड रजिस्ट्रेशन। डिम्ड का मतलब क्या होता है कि मान लो, एज्यूम कर लो, और गवर्नमेंट खुद कह रही है एज्यूम कर लो, इसमें मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? गवर्नमेंट कह रही घरों में रहो तो रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट कह रही घरों से बाहर निकलो, निकलना पड़ेगा, ठीक है। गवर्नमेंट कह रही है बेटा ये पेन नहीं है ये सांप है, तो आपको सांप मानना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट चपेटे मारेगी, ठीक है, आपके पास इलाज नहीं है। अब गवर्नमेंट ने कहा कि इस तारीख से रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा जिस दिन तुमने डॉक्यूमेंट डिलीवर किए थे,